नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर। जी हाँ, आपका डॉक्टर में आज एक ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो पहले तो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती थी, लेकिन आजकल आपके आसपास या आपकी जानकारी में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस बीमारी से पीड़ित होगा। हम बात कर रहे हैं कैंसर की, और कई सारे अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। कैंसर की बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, क्या कॉज होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में आज के इस खास सेशन में हमारे साथ बताने के लिए मौजूद है एक एक्सपर्ट जो है ओजस हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत रतन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। थैंक यू। सर, जैसे कि मैंने बताया, कैंसर जो कि पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कैंसर जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में कैंसर की अलग अलग तरह के जो टाइप्स हैं वो हमें कई लोगों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है और क्या इसका सबसे बड़ा कारण? देखिए, कैंसर के बढ़ने का एक कोई कारण नहीं है। कैंसर के केसेस बढ़ने का सबसे पर जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है हमारी एज आजकल बढ़ रही है। जी। पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 40 साल 45 साल, आजकल वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आज़ादी के बाद ऑलमोस्ट 30 साल बढ़ के 70-75 साल होने लगी, और हमारे एवरेज दादा दादी जो हैं वो 80s 90s तक जीते हैं। तो एक कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके अंदर जीन्स में म्यूटेशंस आती हैं और कैंसर का होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक तो हम लंबा जी रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इसका ये है। नंबर 2 ये है कि हम कैंसर को डायग्नोज बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। पहले हमारे पास कई ऐसे केसेस होते थे जिनका हमें ऐसी जानकारी नहीं होती थी कि ये अचानक इस पेशेंट को या इसको क्या हो गया कि ये नहीं रहा। ऐसा होता था कि रात को कोई सोए हैं, सुबह उठ ही नहीं पाए, या कोई ऐसी अनडायग्नोज प्रॉब्लम्स होती थी जो हम नहीं जान पाते थे क्योंकि हमारे पास CT स्कैन, MRI, बायोप्सीज़ वगैरह बहुत कम होती थी। आप नॉर्थ इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले केवल गिने चुने 3-4 ही हॉस्पिटल थे जहां आप जाके अपना इलाज करा सकते थे। हर कोई नहीं जा सकता था, और हर कोई अगर हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो उसे पता कैसे चलेगा मुझे कैंसर है। तो कैंसर इसलिए भी बढ़ रहा है कि आपका रिकॉर्ड और एंड डायग्नोजिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। नंबर 3 है कि कैंसर के केसेस सच में बढ़ रहे हैं। हमारी जो डाइट वेस्टर्नाइज हुई है, हमारे जो पोल्यूशन लेवल्स बढ़े हैं, इसके कारण डेफिनेटली कैंसर के जो हमारे केसेस हैं वो भी बढ़े हैं। तो ये 3 हैं, इससे ज़्यादा भी और कारण है, बट ये 3 मेजर कारण हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस जो हमारी लाइफस्टाइल में आए हैं, शायद वो सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर जो है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है। कैंसर की बात करें तो जैसे मैंने बताया, पेशेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन सिम्टम्स हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कि हाई रिस्क पे अगर कोई पेशेंट है, किस तरह इसकी शुरुआत होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं? क्योंकि कई बार देखते हैं हम कि कैंसर जो है कई लोगों को काफ़ी बाद में जाके पता चलता है, तब तक उसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इनिशियल स्टेज पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इसको पहचान पाएँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इसको पता करें? देखिए, आमतौर पे जब कोई भी पेशेंट आता है OPD में या क्लिनिक में, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपकी साइट वाइज सिम्टम्स होते हैं। जैसे जिस ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन के जो साइड इफ़ेक्ट्स, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पेशेंट प्रेजेंट करता है। कभी कभार एक जनरल वो के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसका मैं 2 में डिवाइड करूँगा। अगर सपोज़ करिए किसी पेशेंट को वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास ये कंप्लेंट लेके जाते हैं तो मेक श्योर दैट ही ऑल्सो रियलाइजेस कि भाई कि कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, हमें एक छोटा सा टेस्ट करके वो भी डायग्नोज कर लें कि ऐसा कुछ तो नहीं है। कभी हमारे पेशेंट्स होते हैं जो सपोज़ करिए कोई लंग कैंसर का पेशेंट है, तो वो प्रेजेंट ही करेगा, उसका सिम्टम ही रहेगा खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे खांसी हो रही है, मुँह में खून आ रहा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है TB। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि हम TB का इलाज करते हैं पेशेंट का, निकलता कैंसर है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको खांसी है बहुत ज़्यादा, या सपोज़ करिए आपको आंतों में दर्द हो रहा है, कभी वहाँ से खून आ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, किसी का कोई गांठ बन रही है, कहीं पे भी ब्रेस्ट में अगर गांठ बन रही है, पेनलेस गांठ है, अगर पेन नहीं हो रही है,
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, जब कभी भी ऐसा हो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और संकोच नहीं करिए कि कहीं, और उनसे सीधे बात करिए कि आप इस चीज़ को रूल आउट कर लें। रूल आउट करने का मतलब है कि आप एक बार तसल्ली से देख लेंगे कहीं ये कैंसर तो नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट आपने देना है आप दीजिए, बट मेक श्योर कि कैंसर रिमेन्स आउट ऑफ द पिक्चर, तभी आप इसको ईजिली डायग्नोज कर पाएंगे या अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। सर वैसे तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसमें हम देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, यंग जनरेशन हो। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा कैंसर के लिए हाई रिस्क पे होती है? आपने सही कहा, बहुत अच्छा सवाल है कि हर एक एज ग्रुप में आपको कैंसर के पेशेंट्स मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका रिस्क कैंसर का होने का बढ़ जाता है। हमारे 90% ऑफ द पेशेंट्स जो 90 साल की ऊपर से होते हैं, कहा जाता है कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर के कुछ सेल्स होते हैं। तो इट इज़ सो कॉमन इन पीपल हु आर मोर देन 90। ब्रेस्ट कैंसर का भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, आप ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही अगर लंग कैंसर को भी आप ले लें, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लोग अगर सिगरेट तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, तो इवेंचुअली 70 साल 60 साल में कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। उन्हें हो सकता है कि 40 में नहीं हो लेकिन 60 में हो जाए। तो एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन एक प्रकार का कैंसर का रिस्क होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कैंसर रिस्क। उस केस में बचपन में या एडल्टहुड में कैंसर जो नॉर्मली बुढ़ापे में होना चाहिए, पर वो थोड़ी जल्दी प्रेजेंट करता है। बिल्कुल सर, ये तो हो गया किन किन एज ग्रुप्स को कैंसर हो सकता है। इससे पहले हमने इसके सिम्टम्स और क्या कारण कॉजेज हो रहे हैं इसके बारे में भी बात किया। लेकिन अब बात आती है ट्रीटमेंट की। कई सारे लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि क्योंकि कैंसर हो गया तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी मेडिसिन्स आ रही हैं जिनसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैंसर से ठीक भी हो जाते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो? देखिए, आपके और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कैंसर अगर किसी आपके परिवार में या खुद को कभी डायग्नोज होता है तो आप सब एकदम हताश नहीं हुई है। थोड़ा बहुत अगर आप में डर है वो स्वाभाविक है होना, लेकिन हताश होकर अगर आप घर बैठ जाएंगे उसका वो सोल्यूशन नहीं है। आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और आपको एक ट्रीटमेंट उसका लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट जब हम किसी कैंसर पेशेंट का करते हैं उसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक कि वो कैंसर ठीक हो जाए, अगर ठीक नहीं हो सकता तो हम उसको जितना देर तक दबा सकते हैं उसको दबा के रखें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि ऐसा नहीं हो कैंसर हम ट्रीट करें और आदमी जो शरीर है वो एकदम कंकाल सा बन जाए, ना वो उठ पाए, ना बैठ पाए, ना खा पाए। तो ये दोनों चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि कैसे हम कैंसर से लड़ें, उसे समाप्त करें, अगर समाप्त नहीं कर पाए तो उसे दबा के रखें। और नंबर 2 कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट कैसे अपना नॉर्मल जीवन जो जी रहा है उसे जिए, ऑफिस जाए, बच्चों से खेले, फैमिली के साथ रहे, आगे अपना फ्यूचर प्लान करे। जी, क्योंकि बिल्कुल कैंसर एक ऐसी टर्म है जो कि सुनते ही एक पेशेंट अपनी जो एक कहते हैं एक मोराल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ सालों में या कुछ समय बाद आई हैव टू डाई। ये एक मिथ है कुछ पेशेंट्स में कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो नहीं लगता आपको कि एक मोरल सपोर्ट की या एक मोटिवेशन की या मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी की भी कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ ही पैरेलली बहुत ज़रूरत होती है? जी हाँ, एग्जैक्टली। यहीं पे रोल आता है कैंसर केयर गिवर जो पेशेंट के परिजन वो क्या रहते हैं, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके डॉक्टर्स। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट ना ही सिर्फ फिज़िकली कमज़ोर है, बट ही हैज़ ऑल्सो टेकन अ साइकोलॉजिकल हिट। कि अगर मैं किसी को बता दूं कि अब आप इससे ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, या इससे ज़्यादा आपकी लाइफ जो है दैट इज़ अनसर्टन, तो आप तो एक जीवन में जो आपके अल्प विराम लगा है उसको लेके काफ़ी चिंताएं, काफ़ी एंग्जाइटी रहती है, जिसको हमें एड्रेस करना होता है और हम करते हैं। काफ़ी बार ये चीज़ें सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं, और काफ़ी बार जब पेशेंट धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेता है और उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और स्कैन्स इम्प्रूवमेंट होती है तो उनको लगता है कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो खुद
बखुद ही दे ऑल्सो रियलाइज़ कि नहीं कि अब सिचुएशन ऐसी डूम्ड नहीं है जो पहले प्रिडिक्ट करते थे। बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं सर कि कई बार हम कह रहे हैं कैंसर मेडिकल साइंस बढ़ रहा है आगे और ट्रीटमेंट्स भी हैं, कैंसर ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं कि इन केसेस में एक बार कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा से रीअकर हो जाता है। वो किन कंडीशंस में होता है और ये कितना कॉमन है? देखिए, कैंसर को हम कैंसर होने की हम वजह बहुत कम जानते हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है। हम जो कैंसर के जो कारण हैं उनको हम एक टर्म देते हैं रिस्क फैक्टर्स, कि इन चीज़ों से रिस्क बढ़ जाता है। जैसे स्मोकिंग से रिस्क बढ़ जाता है, अल्कोहल शराब पीने से रिस्क बढ़ जाता है, मोटापा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर वेरियस कैंसर्स, या अलग अलग जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, हवा ख़राब है, वो रिस्क फैक्टर्स हैं। तो एक रिस्क फैक्टर आप में भी है, मेरे में भी है, हम सब में है, तो एक अमाउंट ऑफ रिस्क कैंसर का होना सब में रहता है। मैं आई विल नॉट से कि मेरे में कैंसर होने का रिस्क ज़ीरो है, ज़ीरो किसी का नहीं रहता। यही रिस्क फैक्टर किसी उस पेशेंट का जिसका कैंसर का इलाज हो चुका है, वो जो रिस्क फैक्टर है वो ऐसा नहीं कि उसे होगा ही होगा, पर उसका होने का रिस्क मेरे रिस्क से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो हमने देखा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि 20 साल 30 साल बाद हमने किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को ठीक किया था और 20 साल 30 साल बाद वो आती है, अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, थिंग्स हैव चेंज अ लॉट, शी कम्स विद अनदर टाइप ऑफ कैंसर विच इज़ अगेन ट्रीटेबल, जिसका फिर से इलाज करते हैं। बट और कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप एक कैंसर को ठीक करते हैं और वही कैंसर वापस भी आ जाता है। यही डिफरेंस होता है एक कैंसर में और एक छोटी सी, जिसे हम नॉर्मल रसोली कहते हैं, उसमें एक छोटी सी कोई गांठ हो जो नॉन कैंसरस है, वो सर्जरी करके आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कैंसर को आपको कभी कभार सर्जरी करके, कीमोथेरेपी दे के, टारगेटेड थेरेपीज़ दे के, जब आप स्कैन करते हो शरीर में कोई कैंसर के सेल्स आपको नहीं दिखते हैं, कहीं स्कैन में कुछ दिखता नहीं है, बट फिर भी आप उस पेशेंट को एक फॉलोअप प्रोटोकॉल में रखते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि कभी भी कैंसर वापस आ सकता है, भले ही वो रिस्क कम हो, लेकिन वो है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोटोकॉल चलाना रहता है। राइट। सर कैंसर हमने सुना है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कई सारे टाइप्स ऑफ कैंसर हमने सुने हैं। कितने और टाइप्स के कैंसर होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा? देखिए, कैंसर जो वर्ड है, इट इज़ लाइक सेइंग कि इन्फेक्शन ही हज़ारों तरीक़ों के हैं, और कैंसर भी देखा जाए तो काफ़ी तरीक़ों के हैं। मेजर कैंसर्स जो इंडिया में हैं, जिनसे काफ़ी लोग क्षतिग्रस्त रहते हैं, वो है सबसे पहला एक लंग कैंसर, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, आंत का कैंसर, लेकिन कोलन कैंसर बड़ा कॉमन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर इंडिया में वो है जो पूरी दुनिया में बहुत कम है, वो है मुंह का कैंसर। क्योंकि इंडिया में तंबाकू का चलन बहुत ज़्यादा है, तो हम काफ़ी केसेस देखते हैं मुंह के कैंसर के। इनफैक्ट बाहर के डॉक्टर्स भी इंडिया में आते हैं ऐसे केसेस देखने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो ये मोटे मोटे कुछ ऐसे कैंसर्स हैं। और फीमेल्स में अगर मैं थोड़ी एक दो और ऐड करूं तो इसमें एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और एक बच्चेदानी का कैंसर जिसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कहा जाता है, ये काफ़ी कॉमन रहते हैं। जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्रिवेंशन क्या है? इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Prevention is very simple. Stay away from any type of smoking, cigarette, बीड़ी. Stay away from tobacco altogether. Stay away from alcohol. Keep yourself fit. और अगर आपके घर में या आप किसी को जानते हैं जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा सिगरेट पिए हैं, उनकी उम्र ऑलमोस्ट 55 के ऊपर है, और खांस रहे हैं काफ़ी या नहीं भी खांस रहे हैं, तो उन्हें बोलिए कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल ज़रूर अपना लीजिए। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे आप कैंसर अगर है तो आप उसे बहुत जल्दी पकड़ लें, इससे पहले कि वो सिम्टम्स देने लगे और इससे पहले वो फैल जाए। ऐसे केसेस में देखा गया है कि अगर आप इन हाई रिस्क पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं, बहुत जल्दी कैंसर पकड़ा जाता है अर्ली स्टेज में, और अर्ली स्टेज में कैंसर जो है वो क्योरेबल है, ठीक हो जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि लेटर स्टेजेस में ठीक नहीं हो सकता, पर थोड़ा सा चांसेस अर्ली स्टेजेस में बेटर रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और तमाम जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो हमारे सभी व्यूअर्स को बताने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। अब जिस एक्सपर्ट से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनका फ़िलहाल जो मौसम है और मौसमी बीमारियां हैं,
इनसे काफ़ी रिलेशन है और वो आपको बताएंगे कि क्यों इस मौसम में इस तरह की जो बीमारियां हैं ये होती हैं, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह की बीमारियां होती हैं। छोटा सा सर्दी, जुकाम और बुखार कितनी सीवियरिटी तक जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के जो एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर करण सिंगला, जो कि कंसल्टेंट हैं ओजस हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। सर, पल्मोनोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो कई सारी चेस्ट डिसीजेज और लंग डिसीजेज इसमें आती हैं। अगर फिलहाल का जो वेदर है उसके हिसाब से बात करें तो कौन सी डिसीजेज सबसे ज़्यादा कॉमन है? देखिए, आजकल तो विंटर सीजन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो फ्लू लाइक इलनेस, वायरल इन्फेक्शंस, निमोनियाज, इन्फेक्शंस और इवन ट्यूबरकुलोसिस, ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन चल रही हैं। सेकेंडली, अगर हम नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ देखें तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा, और जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं जैसे कि COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिनके लंग्स पहले ही ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एनी प्रीवियस निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, जिनको हम पोस्ट TB सिक्यूले और पोस्ट निमोनिया सिक्यूले बोलते हैं। तो उनकी एयरवेज जो डैमेज हो गई हैं, उनको एक एक्सेसरबेशन होती है, एक अटैक आता है, सांस लेने की तकलीफ होती है। तो दीज आर द कॉमन diseases which are coming to the hospital right now for ICU admissions also. ठीक, वही अगर हम बात करें, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि क्योंकि थोड़ी एक जानकारी लोगों को भी मिलने लगी है, क्योंकि कई सारे वेरिएंट्स आए कोविड के, तो हम देखते हैं कि वायरस जो है वो काफ़ी म्यूटेट भी करता है और अलग अलग अपने जो रूप है उसमें हम निकल कर आता है। तो क्या इस तरह की बीमारियों में ये क्यों होता है, कैसे होता है? So virus is also trying to save itself from all the antibiotics or maybe whatever agent which is given to kill itself. Secondly, जब भी कोई भी वायरस किसी की बॉडी में एंटर करता है तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं। वो बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन वो रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं। इन दैट प्रोसेस उसमें म्यूटेशंस आती हैं एंड वेरिएंट पूरा का पूरा ही चेंज हो सकता है, जिससे कि उसका इम्यूनोलॉजिक प्रोफाइल, उसकी डिटेक्शन बाय अदर सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट्स कैन बी चेंज्ड टोटली। वही अगर बात करें तो जिस तरह आपने बताया कि वायरसेस हैं, एलर्जीज हैं, किन तरह की बीमारियां हैं, किस किस तरह, क्योंकि आपने ट्यूबरकुलोसिस की बात की, और भी बीमारियां होती हैं, आपने निमोनिया बताया, एस्थमा होती है, COPD एक जो टर्म थी उसका आपने जिक्र किया, और कितने तरह की जो बीमारियां हैं जो कि लंग चेस्ट से रिलेटेड होती हैं और ख़ास तौर से इस सीज़न में आम होती हैं। सो बेसिकली हम अगर लंग्स की डिजीज़ को बताएं तो हम एक डिवीज़न बताएं तो ब्रॉडली इन्फेक्शंस, एयरवे एंड एलर्जी डिसऑर्डर्स, थर्डली स्लीप डिसऑर्डर्स, एंड फोर्थली जो लंग्स को अफेक्ट करती हैं डिजीज़ मे बी बाय सम अदर ऑर्गन्स जो कि इफेक्ट हुए हैं, जिनसे कि लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस, देन बैक्टीरियल निमोनियाज, फंगल निमोनियाज, वायरल निमोनियाज आर वेरी कॉमन, स्वाइन फ्लू, कोविड, एवरीवन नोज। देन एयरवे डिसऑर्डर्स में एलर्जी में अस्थमा हो गया, COPD हो गया विच हैपन्स बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। एयर पोल्यूशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से COPD, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। देन थर्डली कुछ लोगों की एयरवेज जो ख़राब हो गई हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस निमोनिया, जिनको हम पोस्ट TB सिक्वेले बोलते हैं या फिर ब्रोंकिक्टेसिस बोलते हैं, जिनको लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि लोग लंग्स में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। तो फोर्थली स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको रात को सोते समय पेशेंट को खराटे लेते हैं बहुत ज़्यादा, डे टाइम स्लीपीनेस, टायर्डनेस रहना डे टाइम, तो एकदम से सांस रुक जाना सोते हुए, तो दीज आर स्लीप डिसऑर्डर्स। एंड बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है, जैसे कि हार्ट फेलियर में, मे बी किडनी फेलियर में। देर आर अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उससे लंग्स में फाइब्रोसिस होने लग जाती है। ILDs जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फेफड़े सिकुड़ना बोलते हैं। सो दीज आर द कॉमन डिजीज़ इन पल्मोनोलॉजी।
इसमें आपने काफ़ी सारी बीमारियां बताई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है ट्यूबरकुलोसिस। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इसके जो पेशेंट्स हैं वो आए दिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा एक चीज़ ये भी है इसमें कि इनिशियल स्टेज पे लोग इसको पहचान भी नहीं पाते। ज़्यादातर पेशेंट्स मुझे लगता है जो आपके पास भी आते होंगे वो सीवियर केसेस के ही डायरेक्टली आपके पास रिपोर्ट करते होंगे। यस, देखिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आई वुड लाइक टू गिव सम इनसाइट बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ एंड बहुत लोग अफेक्टेड हैं इससे। तो होता क्यों है ये? इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक दूसरे से फैलने की बीमारी है। किसी एक पेशेंट को टीबी है, अगर वो खांसी करता है, किसी दूसरे पेशेंट इंसान ने उसको इनहेल कर लिया तो टीबी का बैक्टीरिया पेशेंट दूसरे इंसान के अंदर चला जाएगा और उसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाएगी। उसके सिम्टम क्या है? 15 दिन से ज़्यादा खांसी रहना, ब्लड में खून आना, खांसी में खून आना, थर्डली बुखार रहना शाम के टाइम, लो ग्रेड फीवर, देन वज़न का कम होना, रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। देन इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है? वो जनरली एक चेस्ट एक्सरे और स्पूटम एग्जामिनेशन, जिसमें कि टीबी का बेसिलाई देखा जाता है। अगर कुछ पेशेंट स्पूटम नहीं दे पाते तो उनका हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी, जो कि फेफड़ों की दूरबीन से हम जांच करते हैं, अंदर से सैंपल लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है फिर अल्टीमेटली जीन एक्सपर्ट एक नाम का टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि पेशेंट को ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. One is drug sensitive TB, another one is drug resistant TB. So drug sensitive TB treatment is only for 6 to 9 months and only tablets are there and patient will be fine after that. But nowadays because बहुत से पेशेंट जो हैं वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ वो काम नहीं करती हैं, तो उनके केसेस में सेकंड लाइन ड्रग्स आ गए हैं जिसका ट्रीटमेंट 2 साल तक चलता है। कुछ केसेस में इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं और नए नए ड्रग्स हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बहुत से कारणों की वजह से पेशेंट ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो वो सारे केसेस, ज़्यादातर रेफर्ड केसेस हमारे पास आते हैं ताकि उनको प्रॉपर इलाज मिल सके। जी, तो ये हो गए ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स। जैसे कि आपने बताया कि 2 तरह के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, इनमें ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है और ज़्यादा सीवियर कौन सा होता है? देखिए, कॉमन तो इस टाइम पे भी द ड्रग सेंसिटिव टीबी जो सिंपल टीबी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बट डेफिनेटली कंपैरेटिवली केसेस कम हैं। एमडीआर टीबी एक सीवियर फॉर्म है बिकॉज ड्रग सेंसिटिव टीबी की दवाइयाँ जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो जल्दी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। और थर्डली इसको डिटेक्शन के मेथड्स जो हैं वो भी बहुत कम हैं हमारे पास, तो इजीली हर जगह डायग्नोज नहीं हो पाता है। सिर्फ स्पेशलाइज सेंटर में जहाँ पे स्पेशल टेस्ट्स हैं वहीं पे इसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस होता है। जी डॉक्टर, एक और टर्म आपने यूज़ की थी COPD, Yes. जो कि शायद बहुत लोगों के लिए नहीं होगी, उन्होंने नहीं सुनी होगी। COPD क्या है, किस तरह की बीमारी है, क्या इसके कॉजेज होते हैं? COPD देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस आज के टाइम में COPD है। COPD इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। जनरली ये क्यों होता है? ये सिगरेट या बीड़ी पीने की वजह से या फिर कुछ लोग हुक्का, जनरली इंडिया में मेल्स में देखा जाता है, तो एटलीस्ट जिन्होंने 15 से 20 साल सिगरेट एटलीस्ट 1 पैकेट पर डे पिया है, उनको वो पेशेंट एट रिस्क हैं COPD डेवलप करने के। फीमेल पेशेंट्स में जनरली जो फीमेल्स घर में पुराने टाइम के हैं, उनमें चूल्हे पर काम करती थी, चूल्हा एक्सपोजर है, वुडन चूल्हे पे काम करती थी, उनके केसेस में ये COPD की बीमारी देखी गई है। होता क्या है इसमें जनरली अब जब पेशेंट चलता है तो डिस्निया ऑन एक्सर्शन, वॉक करने पे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, लगातार खांसी रहती है, और अस्थमा के कंपैरिजन में ये थ्रू आउट द ईयर पेशेंट को कंप्लेंट्स रहती हैं। अस्थमा के केसेस में कुछ टाइम के लिए जब एलर्जी हुई है उस टाइम के लिए सिम्टम रहेंगे, अदरवाइज पेशेंट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। वेयरएज COPD के केसेस में उनको थ्रू आउट द ईयर हर टाइम चलते हुए उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में सांस छोड़ने में
तकलीफ होगी, खांसी विद एक्सपेक्टोरेशन, बलगम बाहर निकलेगी और रिपीटेड एडमिशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें जो थी वो आपने हमारे सभी व्यूअर्स को बताई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में डॉक्टर ने हमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आप उन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। आपके घर में आसपास अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कत होती है, जो सिम्टम्स बताए हैं वो होते हैं, तो ज़रूर प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएं और अपने नज़दीकी पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।